देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया था पूरा। हमने एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए विद एग्जाम, ठीक है। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, डाले जरा हेडिंग, चैप्टर 2। हाँ, अच्छा, बता देंगे आप थोड़ी देर बाद में पूछना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर का नाम है। इंक कहाँ है? दो हिंदी में लिख देता हूँ, क्या पता हिंदी में सुनाओ। वैद्युत विभव तथा हरिता। अब सुना है? 10th में वैद्युत विभव सुना है, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। सुना है ऐसा मतलब। और ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा कौन सी यूनिट का चैप्टर है? फर्स्ट यूनिट का ही है ना। यूनिट फर्स्ट ही है हमारी, बस चैप्टर चेंज हो गया है। वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, जो यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें दो चैप्टर हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, है ना। चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया। बस इस यूनिट में दो ही चैप्टर हैं, फिर आपकी जो यूनिट है ना वो चेंज हो जाएगी। सेकंड यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग मैंने बताया था आपको, क्या होता है? कौन आया था? जो आया था वो बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मीनिंग होता है? हाँ, जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज बॉडी पर रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब उसको फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 1 में जो आपने चार्ज पढ़ा, क्या वो मूव कर रहा था या रेस्ट में था? रेस्ट में था ना। गुलाम्स लॉ भी तो लगता है, वो रेस्ट चार्ज में लगता है ना। पॉइंट रेस्ट, रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच गुलाम्स लॉ लगता है ना। ऐसे ही क्यों, अब क्यों, देखो ये जो यूनिट है इसमें भी तो क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट है ना, तो इसमें भी चार्ज को कैसा पढ़ना है? रेस्ट में ही पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट आएगी उसमें करंट, फिर हम चार्ज को मूव करा देंगे तो करंट बने, ठीक है। चलो। तो इसको देखो, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनको आपको अगर समझना है ना, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा इसका। तो हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन डाल दो पहली हेडिंग। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कब आती है बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी कब आती है बॉडी में? बताओ। कोई आइडिया नहीं है इसका? है? नहीं, देखो ये जो चीजें है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो भूलनी नहीं चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो फिर ये चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे टेबल याद है ना आपको, 2 का, 3 का, 4 का। अब आप कहोगे भैया सेकंड क्लास में याद करे थे, अभी तक कैसे याद रहेंगे? ये नहीं याद है ना, क्योंकि उनका यूज होता रहता था, याद है। ऐसे ही ये चीजें होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बताओ किसे पता है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो उसकी बात तो मैं बहुत बाद में करूंगा, जब करूंगा जब बताना, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी से ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दो वर्ड आपको पहले समझने पड़ेंगे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। देखो 11th में चैप्टर है, उसमें हम पढ़ते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, है ना। तो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन दोनों चीजों को। कैसे समझ सकते हैं? देखो जरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से मैं इन दोनों चीजों को आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल है ना, इस वॉल पर है ना स्प्रिंग बना है इस तरह से, और स्प्रिंग बना है, और यहाँ पर एक इस स्प्रिंग से मास बना है, हम कह रहे थे एम मास है। अभी हम ये कह रहे हैं, ये जो सरफेस है ना हमारा, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ। अब स्मूथ वर्ड कहने का मतलब ये है कि एक फोर्स होता है फ्रिक्शन, आप जानते हैं ना। सरफेस पर, रफ सरफेस अगर होता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट फोर्स के। जैसे आप ब्रेक लगाते हो ना, तो रुक जाती है ना गाड़ी, तो फिर वो कैसे रुकती है? फ्रिक्शन रोक देता है। जैसे मान लो मैं किसी चीज को मूव करूं, तो थोड़ा दूर जाकर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि कौन सा फोर्स लगेगा?
फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, फिसलने लगती है चीजें, है ना। तो अगर मैंने बोल दिया ना यार स्मूथ सरफेस है, मतलब आप समझ जाओ कि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। ये सरफेस कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा इस पर। तो मतलब ये होता क्या है, ठीक है। अब इस मास को, इस ब्लॉक को मैं अगर इधर की तरफ फोर्स लगाता हूं, मैं लगाऊंगा, है ना। देखो जो भी, जो बाहर से जो फोर्स लगती है ना, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। आप बाहर से लगा रहे हो। अब जैसे ही इस स्प्रिंग पर मैं मान लो सपोज करो इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, अब ये स्प्रिंग सिस्टम बिल्कुल रुका हुआ था, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा मास को और इधर खींचा इसको, इधर खींचा इसको। तो जब मैं इसको इधर खींचूंगा, तो बताओ स्प्रिंग इसको किधर लाना चाहेगा, वापस, वापस इधर लाना चाहेगा। मतलब स्प्रिंग इस मास पर एक फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। अगर मैं इसको अंदर की तरफ पुश करता ना, तो स्प्रिंग फिर किधर फोर्स लगाता, बाहर की तरफ लगाता। इस फोर्स को जो स्प्रिंग लगा रहा है ना अपोजिट इसके, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और ये लगती है किसके, इसके एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल के अपोजिट लगती है। इधर लगती है एफ एक्सटर्नल के अपोजिट। तो हम मान लेते हैं अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ के, मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ठीक। अब होगा क्या, जब आपने इसको इधर खींचा ना इसको, तो बताओ किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं उस पर, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब हम उस पर वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क। बट याद रखना, वर्क करते हैं। मैंने इस मास को खींचा इधर, तो मैंने इस मास पर वर्क किया ना कुछ। और जब ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा ना, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद। मतलब ये जो स्प्रिंग पहले ऐसे था यहां तक, अब ये खिंच जाएगा। और सपोज करो जो मास है वो यहां आ गया, ठीक है। और अभी मैं इसको किसी तरह से होल्ड किए हुए हूं, अब मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया, अभी मान लो ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, होल्ड कर लिया है इसको मैंने। तो अब इस केस में पता क्या होगा, आपने जितना भी वर्क किया था ना, वो सारा का सारा वर्क इसके अंदर स्टोर हो चुका है एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी रेस्ट में है। रेस्ट के वक्त बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एनर्जी है अभी, आपने होल्ड किया हुआ है इसको, जैसे ही इसको छोड़ोगे ना, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। मतलब आपने जो वर्क किया, उस वर्क की वजह से इसमें स्टोर हुई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके अंदर ये रुका हुआ है, तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको यहां से क्या करूंगा, छोड़ूंगा, तो ये जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। और ये इधर की तरफ क्या करने लगेगा, एकदम से मूव करने लगेगा। थोड़ा स्प्रिंग को भी क्या कर देगा, अंदर की तरफ प्रेस कर देगा, और फिर बाहर थोड़ी देर मूव करता रहेगा इस तरह। तो ये मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आई, जो मैंने वर्क किया था ना, वो वाली एनर्जी से किस फॉर्म में मिल गई, पोटेंशियल की फॉर्म में। और जैसे इसको मैंने छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस वजह से बॉडी मूव करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है। और अगर आपसे कहा जाए कि कोई बॉडी किसी हाइट पर या स्प्रिंग पर रुकी हुई है, होल्ड है, तो फिर उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये दोनों एनर्जी आई कहां से, सोर्स क्या था इनका एनर्जी का, क्या किया था आपने इस पर, वर्क किया था। यानी जो वर्क होता है ना, वर्क, वो कन्वर्ट होता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्क है ना, वो एनर्जी के इक्वली होता है, क्योंकि जितना वर्क करोगे उतनी क्या मिलेगी आपको, एनर्जी। आपकी लॉस होगी या गेन होगी, इसके अंदर स्टोर हुई थी पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, उसको नोट करो पहले। ये हम है ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, इसके साइन नहीं ले रहे हैं कोई। जब वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा, यहां पर जो वर्क हुआ था वो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हुआ था। तो जब वर्क डन किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा ना, तब उस मास के अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक में। बात समझ आ रही है। ऐसे ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसी बॉडी में, आपको वर्क करना पड़ेगा किसी फोर्स के अगेंस्ट। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मान लो ऐसे करके है ना, बुक शेल्फ है, मान लो कोई ये बुक शेल्फ है ना, लाइब्रेरी में जो होते हैं बुक शेल्फ। और ये आप हो, मान लो ये आप हो। देखो जरा, समझो जरा, ये बुक शेल्फ है। अब आपके पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इन बुक्स को इस वाली शेल्फ पे रखा, और कुछ बुक्स को इस वाली शेल्फ पे रखा, ठीक है। तो जब आप बुक रख रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो ना, वर्क कर रहे हो।
तो बताओ क्या इन बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं आएगी? अब इस केस में आएगी क्या? ये जो बुक्स आपने सेल्फ में रखी है, क्या इन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके अंदर स्टोर या नहीं होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, बताओ। होगी? आप बताओ। नहीं होगी? आप बताओ। नहीं होगी? आप बताओ। होगी? नहीं, आप बताओ पहले। होगी पोटेंशियल एनर्जी में? आप बताओ। है? आप बताओ। नहीं है? आप बताओ। पता नहीं भैया, नोटा वाले हैं मतलब ये तो अभी क्या बताया आपको मैंने? पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगी जब हम वर्क डन करेंगे किसी फोर्स के अगेंस्ट। यहां वर्क डन हुआ था स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। यहां वर्क डन किस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या इन इन बुक्स पर नीचे mg नहीं लग रहा है? बताओ जरा। लग रहा है? तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया ना। भाई अगर आप वर्क ना करें तो बुक्स तो नीचे गिर जाएंगी। गिरेंगी नहीं गिरेंगी? मतलब नीचे उन पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया है और इनको किसी तरह से यहाँ क्या कर दिया है? होल्ड कर दिया है। अब ये होल्ड है लेकिन कुछ हाइट पर है ना। ये बिल्कुल अर्थ पर नहीं है ना। तो अर्थ से जब भी कोई बॉडी कुछ हाइट पर आती है ना और वही होल्ड हो जाती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है इस समय? पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको, ये जो जिस पर ये होल्ड है ना, उसको हटा दो आप, तो क्या होगा? बुक्स नीचे गिर जाएंगी। यानी इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर वर्क हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यहां वर्क हुआ है स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। और अब एक बात सुनो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी अगर सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इस मास में 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी हमने कहा, और जब इसको हमने छोड़ा तो जो काइनेटिक एनर्जी आई ना वो भी कितने की आई? 10 जूल की ही आई। तो यहां पर हम कहेंगे कि एनर्जी क्या रही? बताओ। क्या रही? एनर्जी कंजर्व रही। बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। मतलब 10 जूल की अगर पोटेंशियल एनर्जी थी तो छोड़ने पर भी 10 जूल की क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी मिली। ऐसा तभी हो सकता है जब जो फोर्स है ना जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कैसी फोर्स होगी? कंजर्वेटिव। तो जो स्प्रिंग फोर्स होती है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि अगर आपने इसके मास को पोटेंशियल एनर्जी दी तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी क्या बनेगी? काइनेटिक बनेगी। एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर उतनी ही क्या मिलेगी आपको? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन देखो मैं एक एग्जांपल दूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। मान लो ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम हमने यहां लिया था ना, ये अब किसी रफ सरफेस पर है। ये सरफेस खुरदरा सरफेस है कोई, और ये स्प्रिंग लगा है, ये मास है। अब यहाँ क्या होगा ना, रफ सरफेस पर जब आप इसको खींचोगे ना और छोड़ोगे तो ये जो सरफेस है ना ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फ्रिक्शन मतलब इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, वो जब छोड़ोगे उसको तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा? डिसिपेशन हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगी कुछ एनर्जी ड्यू टू सरफेस। इसलिए हमने यहाँ पर सरफेस कैसा लिया था? स्मूथ, ताकि फ्रिक्शन काम नहीं कर पाए। तो अब देखो फ्रिक्शन ने क्या किया? एनर्जी का लॉस कर दिया। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया किसने? फ्रिक्शन ने। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? बताओ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जितनी पोटेंशियल मिलनी थी, जितनी पोटेंशियल से हमें काइनेटिक मिलनी थी वो नहीं मिलती है। एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा आपके माइंड में क्या आ गया होगा आइडिया कि क्या पोटेंशियल एनर्जी है, कब लगती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या कंजर्वेशन है, क्या कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कौन नॉन कंजर्वेटिव होती है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, ये और भी ज्यादा डीप है। एक तो ये इससे समझ लेते हैं हम इस आइडिया से कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। एक आइडिया ये भी होता है इसका कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो तो किसी भी पाथ से जाओ आप, जो वर्क डन होगा वो इक्वली होगा। ग्रेविटी के अंडर अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं तो जितना कोई सा भी पाथ ले लें आप, हर पाथ का जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा। तो हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है, ऐसे भी समझ सकते हो। वो अलग आइडियोलॉजी है लेकिन, है ना। इसको तो आप नोट करो पहले। जो नोट नहीं किया है उसको नोट कर लो यहाँ से, मैंने बताया है। हो गया? एक क्वेश्चन का आंसर और दो। देखो मैंने यहाँ दो बुक सेल बनाई थी ना, और दोनों पे बुक्स रखी हैं। कौन सी बुक्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ऊपर वाली की। आप बताओ कौन सी बुक की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी या इसकी? नीचे वाली की। आप बताओ। ऊपर वाली की। आप बताओ। आप बताओ। हाँ भाई, पूछ पाने से काम नहीं चलेगा
बताओ, इसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है? नीचे वाली की। आप बताओ, एनर्जी किसमें ज्यादा है, नीचे वाली बुक्स में या ऊपर वाली में? नीचे वाली में। आप बताओ। ऊपर। मतलब मिक्स आंसर क्यों मिलते हैं? मतलब आधे या तो समझ नहीं पाए हैं, या तो आधे समझ गए हैं। मतलब आधे ही क्यों समझ रहे हैं, पूरे क्यों नहीं समझ रहे जब इतना आसान टॉपिक है? वो किसने बताया, नीचे वाली किसने बताया? क्यों नीचे वाले में क्यों ज्यादा होगी? रीजन दो, रीजन। मतलब क्या? हाँ, तो इस पर mg मतलब ज्यादा लगेगा या इस पर? देखो mg तो दोनों पे सेम ही लगेगा, मैंने क्वेश्चन आंसर ही गलत बता दिया। mg दोनों पे सेम लगेगा। जो जितनी ज्यादा हाइट पे उसको रखना है, मान लो एक चीज मुझे इतनी हाइट पे रखनी है, एक चीज ऊपर वाली हाइट पे रखनी है, किसमें मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा? नीचे वाली हाइट पर रखने में या ऊपर वाली हाइट में रखने में? ऊपर हाइट पर रखने पे मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही तो क्या है, एनर्जी है ना। जिस काम को करने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने यहाँ बुक रखी फिर वहां बुक रखी, तो वहां मुझे ज्यादा काम करना पड़ा, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसलिए जो इसका जो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या फॉर्मूला होता है इसका? जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? नहीं यार, वो तो काइनेटिक का बता रहे हो। इसका होता है ρgh। तो देखो इसमें एक टर्म आया क्या, एच। एच यहाँ पर किसको बता रहा है, हाइट को। अगर हाइट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर अर्थ पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ गए? तो जी एच होता है। और इसका जो आपने अभी बताया काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ये भी लिख लो, इनकी जरूरत पड़ती रहती है आगे। इसका होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी वेलोसिटी है और एम मास है ऑब्जेक्ट का। काइनेटिक का भी लिखो, पोटेंशियल का भी लिखो। एक टर्म आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी पता है किसी को? मैकेनिकल एनर्जी मतलब? हाँ, अरे नहीं यार, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। लिख लो, ये भी लिख लो। इंजन पे कहाँ पहुंच गया तुम? वो तो अलग हो गया ना उसका। मैकेनिकल वर्ड अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की बात हो रही है। दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी पे ऊपर होता है। अब जैसे मैंने आपको ये समझाया ना कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब ये टोटल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। आपका क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, अब हम चैप्टर पर आ रहे हैं देखो अपने। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी, कुलाम फोर्स। जो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स बताई थी ना मैंने, कुलाम फोर्स, वो भी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो भी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, उसमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है, ठीक। चलो, ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो पूछो, वरना मैं रखता हूँ। बता दूं? आइडिया आ गया काइनेटिक पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या है, समझ गया ना? ठीक। अब हम अपने चैप्टर, अब बताना तुम। क्रिश, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डालो पहले हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में बिल्कुल कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। ये कहेंगे हिंदी में। ये डेफिनेशन आपने 11th में भी पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और 10th में भी है ये। 11th में भी पढ़ते हैं बच्चे, 10th में भी पढ़ते हैं बच्चे, 9th में भी शायद हो सकती है कहीं ना कहीं, है ना, मैंने 9th की फिजिक्स में पढ़ा था नहीं, तो हो सकती है उसमें भी, है ना। तो बताओ क्या होती है? किसी 1 कूलम्ब के चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में
हाँ हाँ वो समझ गया मैं, उसको कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो जो वर्क होता है वो वही पोटेंशियल होता है। ये जो डेफिनेशन आपने बताई ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बताई है, बिल्कुल सही। लेकिन हमने क्या लिखा है, इसकी बताओ। हाँ, क्योंकि जो आप बता रहे हो ना इन्फिनिटी से लाते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई चीज होती नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज है ही नहीं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब जैसे इन्होंने कहा इन्फिनिटी से जब चार्ज को लाते हैं तो हम जितना वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात समझ आ रही है? तो हम उस केस में पता क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, और जहां ला रहे हैं वहां तक वर्क हुआ है, और फिर जो वर्क डन है वही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल आपने 0 लिया है ना, वो एक अजम्पशन है, वो आपने माना है केवल। इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है ना, इन्फिनिटी कहाँ, उसको फिर 0 कैसे कह रहे हो आप? तो ये सारी मानी हुई चीजें अभी मैं सब बताऊंगा उसको। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है। दो बिंदुओं के बीच में आवेश को जब लाते हैं ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाना है, एक्सटर्नल, क्योंकि अभी मैंने बताया वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगी, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट लाओगे, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तभी तो पोटेंशियल बनेगा ना। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको, जो फोर्स है ना उसको कैसे रखना है, इलेक्ट्रिक रखना है बस। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अगर आप किसी चार्ज को ला रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जो वर्क होगा उसको आप क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक वर्ड लग जाएगा क्योंकि फोर्स कैसी, वो जो फोर्स लग रही थी अगेंस्ट वाली वो कैसी थी, इलेक्ट्रिक, इसलिए इलेक्ट्रिक वर्ड लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो मान लो यहां पर मैंने ओरिजिन लिया है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा, और इस ओरिजिन पर मैंने एक बहुत बड़ा क्या रख दिया है, चार्ज रख दिया प्लस का क्यू। अब इस प्लस क्यू की वजह से आपको पता है क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। चार्ज के अराउंड क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो यहाँ चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से है, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एक दिखा देता हूँ बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है समझ गया ना, क्योंकि ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। अब यहाँ हर एरिया में मतलब बोर्ड पर हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, बोलना बोले जा रहा हूँ, कंप्लीट कर सेंटेंस मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। अब यहाँ से स्टार्ट करिए वीडियो, ठीक है? अरे समझ गए? तो अब मान लो मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, यहां ले लेता हूं ए पॉइंट, यहां ले लेता हूं बी पॉइंट। ये बी पॉइंट अभी इनफाइनाइट पर नहीं है, ये है कहीं पर फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है? और एक चार्ज लिया मैंने, एक चार्ज लिया क्यू। अब इस क्यू को कैसे डिफाइन करोगे आप, ये जो क्यू है ना, देखो एक्चुअल में होगा क्या, अगर इस क्यू को आपने डिफाइन नहीं किया ना, बताया नहीं ना क्यू क्यू क्या है, और ऐसे ही समझाने लगे, तो होगा क्या कि ये जो चार्ज है ना, ये इस पर भी तो फोर्स लगाने लगेगा, और जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये तो ओरिजिन से हट जाएगा, ओरिजिन से हट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो जाएगी, वेरी करने लगेगी, तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी तो फोर्स भी वेरी करने लग जाएगी अगेंस्ट वाली, तो डेफिनेशन खराब हो जाएगी बिल्कुल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को मूव कराना होता है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये मूव ना करे यहां से, तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ना, ये क्यू से बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। मतलब ऐसी अजम्पशन ले लेंगे, हम मान रहे हैं इस चीज को, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये जो चार्ज हम ला रहे हैं ये बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है क्यू से, और इतना स्मॉल है कि ये इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, ताकि ये अपनी ओरिजिन की स्थिति पर बना रहे। मतलब ये हमने यहाँ पर किसी तरह से क्या कर दिया, ये मान के चलो आप फिक्स कर दिया, इसको फिक्स करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रहेगी, तो जो अगेंस्ट फोर्स है वो फिक्स रहेगी। बात समझ आ रही है? अब आपको क्या करना है, इस चार्ज को यहां से कहां लाना है, इस ए पॉइंट पर लाना है, बी पॉइंट से कहां लाना है, ए पॉइंट पर लाना है। अब कैसे लाओगे, देखो वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्यों करना पड़ेगा भाई, समझ नहीं रहे हो मेरी बात, सचिन बोलने जा रहे हो लगातार, समझ नहीं रहे, ये पूरी थ्योरी आपको रटनी पड़ेगी फिर समझोगे नहीं। ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जो ओरिजिन पर चार्ज रखा है ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगाएगा बताओ, उधर लगाएगा ना, यानी इस पर जो फोर्स लगेगी, मान लो ये यहाँ आएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, कितनी लगेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितनी होती है, क्यू इंटू ई, यानी क्यू ई फोर्स इस पर इधर लग रही है, हम इसको लेकर आ रहे हैं इधर, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। देखो वही डेफिनेशन बन गई स्प्रिंग वाली, इधर आपको क्या लगानी पड़ेगी, बाहर से फोर्स, यानी एफ एक्सटर्नल, और ये एफ एक्सटर्नल ही क्या प्रोड्यूस करेगी, वर्क। मतलब इधर से इधर लाने में जो आप वर्क कर रहे हो ना, वो एफ एक्सटर्नल की वजह से बनेगा। अब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो काम आप करोगे इसको यहां से यहाँ लाने में,
उसी को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कहां से कहां तक का, बी से ए तक का, पोटेंशियल का सिंबल बी होगा, देखो कैपिटल बी। इसका ऐसे करके मत बना देना, ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है, तो ऐसे करके वी बनाना। कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, बी से ए तक का, बी से ए तक का, ये बराबर होगा किसके, वर्क डन के, वर्क डन और डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप ला रहे हो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, देखो बी से ए पर ला रहे हो ना, मतलब जिस पर ला रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस जिससे ला रहे हो उसका किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे अब हम इस आर्टिकल में, देखो क्या बोला है, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला है, पोटेंशियल बोला है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है अभी बताया था आपने, तो चार्ज को कहां से लाना होता है हमें, इनफाइनाइट से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो किसी एक पॉइंट से लाएंगे, उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा वो नोन होगा, उसको जानते होंगे हम कहां पर है। लेकिन अगर पोटेंशियल बोला है केवल, तो जो सेकंड पॉइंट है वो कहां है फिर, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर आओ किसी पॉइंट पर, उसमें जो वर्क होगा वो आप बताओ, और जो चार्ज आप ला रहे हो ना वो किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसके अगेंस्ट ला रहे हो, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण मतलब ये है, आवेश के कारण, ये लिखा हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो ये है, जैसे मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, प्लस क्यू, ये कोई चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। क्या क्या होता है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज और नॉर्मल चार्ज में क्या डिफरेंस बताओ, मैंने बताया था पॉइंट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल चार्ज, जब चार्ज फिक्स तो होता ही है, चार्ज चार्ज वेरिएबल थोड़ी होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज एक पॉइंट पर है, पॉइंट मतलब कोई भी सरफेस हो सकता है, जैसे बॉल पर चार्ज, तो बॉल के चार्ज को भी क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। मान लो किसी बहुत ही स्मॉल जगह पर है लेकिन वो जगह स्फेरिकल है, तो उसको आप पॉइंट चार्ज करोगे। प्लेट पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, आप समझ आ रही है। तो मान लो एक बॉल है स्फेरिकल, उस पर चार्ज है तो पॉइंट चार्ज है ना। अब वो बॉल कितनी भी बड़ी हो सकती है तो चार्ज कितना भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज पर तो छोटा नहीं होता चार्ज, ठीक ठीक। अब यहां से मैंने कहा स्मॉल आर डिस्टेंस ली मैंने, और यहाँ एक पॉइंट लिया पी, या ए ले लो, ए से बी मैंने कल बता रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा है, ए पॉइंट ले लो। अब इस ए पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे किसी टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा,
इनफाइनाइट से, और कहाँ लाना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो वहां। तो किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, ए पर उस टेस्ट चार्ज को लाना होगा, कहां से, इनफिनिटी से। तो अब मैं चला जाता हूँ इनफिनिटी पर। मान लो ये जो बी पॉइंट है ना, बी, ये कहां पर है, इनफाइनाइट पर है ये बी पॉइंट, ठीक है। और यहां से मैं किसको लेकर आऊंगा, क्यू नॉट क्या है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट का मतलब, टेस्ट चार्ज का मतलब तो आप समझते हैं ना, मतलब ऐसा चार्ज जो इसको, आप इसको क्या नहीं करेगा, इसको फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब ये फिक्स रहेगा। अगर उसको टेस्ट चार्ज नहीं बोलोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चार्ज इस पर फोर्स लगा देगा और ये चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं करता, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, तो मीनिंग क्या होता है। तो ये टेस्ट चार्ज है। अब इसको इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। बताओ यहाँ कोई फोर्स लग रही होगी क्या, इस पर जो हम वर्क करेंगे, वो किसी फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं क्या, कौन सी फोर्स लगेगी, इस चार्ज को यहाँ लाओगे तो मैंने बता कहा था, वर्क डन वही कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में जो किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ कोई फोर्स है अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कौन से चार्ज की, इस चार्ज की। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड होती है, तो मान लेते हैं ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। तो यहाँ सब में क्या है, इस चार्ज की क्या है, इस चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप इसको लेकर आओगे यहाँ, तो हुआ ना वो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क। अब फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, डायग्राम बनाते हैं। इसको जहां पर ये चार्ज रखा है ना, इसको ओ कह देते हैं, पॉइंट ओ है। माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है, रखा है। आवेश प्लस क्यू द्वारा, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। डायग्राम बना लिया आपने, let us consider a charge plus q at point O. Let us consider a charge plus q at point O and माना, माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू चार्ज होता है। Let us consider a charge plus q at point O due to charge plus q, due to charge plus q, electric field generates, and in that electric field, and in that electric field a point capital A point capital A is considered at distance small r from the point O, and we have to find the electric potential. We have to find the electric potential at point A. अब देखो हम क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान से, हाँ, फिर इधर देखो, हमारा बी पॉइंट कहाँ पर है, इधर देखो, इधर
बी पॉइंट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। उस क्यू नॉट को इनफाइनाइट से कहां लाना है? ए पर। क्यू नॉट को इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क होगा उसी को तो पोटेंशियल कहते हैं, उसी को तो पोटेंशियल कहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा ना वो कैलकुलेट कर लेना है। और जितना वर्क होगा फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा देंगे, v बराबर w अपॉन क्यू नॉट, क्यू टू मान क्यू लिया था ना, अब क्यू नॉट लिया तो क्यू नॉट आ जाएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन लगाओगे v की वैल्यू लगेगी। मेन काम है यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सही है, वो मेन काम है, उसको समझो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया इस प्लस टू चार्ज से जो वो बी पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस मान ली मैंने एक्स है। कितनी डिस्टेंस है? एक्स है। ये रेड वाली जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी, ये मैंने कितनी मान ली? एक्स मान ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान सुनो, मैं इस चार्ज को यहां लाना चाहता हूँ ए पॉइंट पर। यहां से मैं कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं यहां से यहां तक का वर्क नहीं निकालूंगा, मैं इसको पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं बी से एक यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ सी, और इस चार्ज को बी से सी पर लाऊंगा पहले। तो चार्ज को बी से सी तक लाने में मान लिया मैंने ये जो डिस्टेंस है ना, ये बताओ टोटल एक्स है। तो एक्स का आपने बहुत छोटा सा पार्ट लिया, तो छोटे से पार्ट की क्या होगा, डी एक्स। डी लगा देना, छोटे से पार्ट के लिए एलिमेंट है, लेंथ का एलिमेंट है, ये टोटल लेंथ है, उसका आपने छोटा एलिमेंट लिया डी एक्स। तो मैं क्या कहना हो गया, मैं यहां से यहां तक कवर नहीं निकाल रहा हूं, मैं इसको बी पॉइंट से कहा ला रहा हूँ सी पॉइंट पर, और ये जो सी पॉइंट है ये इसका नेबरिंग पॉइंट है जो इसके पास में ही है। स्मॉल डी एक्स इसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस का हो डिस्प्लेसमेंट का हो एक ही बात, ठीक है। चलो, तो आपने क्या किया, यहां से यहां लिया है पहले बार इसको फुल को, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? डीएक्स। तो वर्क तो हुआ होगा ना भाई, यहां से यहां लाने में भी वर्क हुआ होगा ना, तो पहले उस वर्क को निकाल दो आप। तो वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला बताओ वर्क का। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? क्यू इंटू, अरे वहां से नहीं बताना है, जनरल मेरे को जनरल बताना है। हाँ क्या बता रहा हूँ? नहीं नहीं, ये मैं मेरा मन में आ रहा है, हाँ हाँ क्या दो डब्ल्यू बराबर क्यू आई टी होगा, क्यू आई टी। तो मन में ही रखो क्योंकि इसमें आई आएगा करंट, करंट का तो नहीं कर रहे तो मन में ही रहेगा वो अगले लाइन अगले शिफ्ट में होगा। तो देखो डब्ल्यू का, डब्ल्यू मतलब वर्क का जनरल फॉर्मूला, मैं समझा हम पूछ रहे हैं, देखो वर्क कैसे होता है इस चीज को आपने स्क्रीन पर बोर्ड लगाया आपको, नहीं वो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। हाँ है है डी क्या है? हाँ और एफ क्या है? हाँ अब तो मैं देखो यहाँ से याद आया और मैं समझाने वाला हूँ आपको आइडिया लगा जाएगी। वर्क कब होता है, कब हुआ था स्प्रिंग उस पर, उस पर जो ब्लॉक था उसमें वर्क कब हुआ था, जब आपने फोर्स लगाया था। और फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है। ये चीज तो पता होनी चाहिए ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो ध्यान सुनो आप, मैं देखो यहाँ ये रेफरेंस नहीं लगाऊंगा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब आपके पास फोर्स भी पता हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो कुछ। यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट देखो डीएक्स में है, और जब भी डिफरेंशिएट वाली टर्म आती है ना, डी मतलब डिफरेंशिएट है, मतलब स्मॉल एलिमेंट है, तो फॉर्मूला फिर इंटीग्रेशन वाला लगता है, समझ आ रही है। तो फिर आप जो वर्क का फॉर्मूला लगाओगे ना वो ये लगाओगे, डब्ल्यू बराबर क्या, अभी के लिए चलो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, एफ यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा चार्ज का, डीएक्स बनाना पड़ेगा हमने, तो हम लिखेंगे क्या, dx। तो ये जो वर्क डन है अभी गलत लिखा हुआ है, क्यों गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ है, तो ये टोटल वर्क नहीं कह सकते ना आप इसको क्या कहोगे, डी डब्ल्यू कहोगे। छोटे से डिस्प्लेसमेंट का बड़ा वर्क होगा क्या, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा का वर्क, बड़े से डिस्प्लेसमेंट का बड़ा वर्क। तो इसको आप बड़ा वर्क हमें निकालना है, अभी हमने छोटा का वर्क लिख लिया, बात समझ आ गई। अभी भी गलत नहीं फॉर्मूला, एक मिस्टेक है, फिर बताऊंगा क्या है। देखो यहाँ क्या है, इसको ये लिखा क्या है पहले आपने वो लिख दो, ये है वर्क डन, वर्क डन, the work done for bringing the charge from B to, ये कहाँ का वर्क डन है बताओ,
चार्ज को क्यू नॉट को बी से सी पर लाएगा, वहां तक का वर्क है। और इसको स्मॉल वर्क डन का होगा तो ज्यादा सही रहेगा। द स्मॉल वर्क डन है ना ये, कहां से कहां तक का, फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक लाने में चार्ज में जो वर्क हुआ छोटा सा, उस वर्क का ही फॉर्मूला है। लेकिन गलत, क्यों गलत है देखो, बताओ जरा। इस चार्ज को जब इधर लाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर, किस डायरेक्शन में लगेगी, इस पर क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर इधर लगेगी या इधर लगेगी, अगेंस्ट करती है ना। आपको इधर लाना है तो फोर्स तो उधर लगेगी ना, तो फोर्स लगेगी इधर, एफ ई, सॉरी कैपिटल ई बना देंगे। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये तो आने नहीं दे रही है ना, तो तभी तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो फोर्स किधर लग रही है, उधर अगेंस्ट लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, अपोजिट हो गई ना। तो अपोजिट हो गई तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव कब आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किधर होते, सेम डायरेक्शन में होते। जब फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फिर समझ जाओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर cos थीटा भी आता है, भी cos थीटा भी इनका फॉर्मूला है। थीटा की जगह 180 रखोगे cos 180 माइनस 1 होता है, तो ऐसे समझ लो माइनस आया, या ऐसे समझ लो दोनों क्या है, अपोजिट है तो माइनस है, फिलहाल माइनस आया है। अगर ये माइनस आपने नहीं लगाया तो पूरा फॉर्मूला भी गलत आ जाएगा, जो लास्ट वाला निकलता है उसको याद रखना, इसलिए रेड से बनाना, ठीक है। तो आज हो गया फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये जो वर्क है ये आपका क्या है, बी से सी तक का है, आपको वर्क निकालना है बी से ए तक का, तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे, कहां से कहां तक का, वहां तक लिमिट ले लेंगे। फिर इंटीग्रेशन तो तभी करोगे ना फोर्स की वैल्यू पता होगी, तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसको बताएगा कोई बच्चा, बताओ। द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी पहले एफ की वैल्यू निकालना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, अभी करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पहले एफ निकाल लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज क्यू नॉट, बताओ इस क्यू नॉट पर कितना ये जो फोर्स लगा है, ये वाला इधर वाला, ये कितना है, इसकी वैल्यू बताओ जरा। एफ बराबर है क्यू ई, देखो क्यू ई का पक्का कहते हैं, देखो आप बार बार गलत बोल रहे हो, जब हम क्यू, हम क्यू नॉट ये क्यू ई जो बता रहे हो गलत बता रहे हैं। क्यू ई जब बताते हैं जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और फोर्स लगा रहा हो, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है ना। जब ये चार्ज ना हो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और फोर्स लगा हो, तब आप कहोगे क्यू ई, लेकिन अब तो चार्ज है ना, तो ये चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगाया है, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स नहीं बता सकते, क्या होता होगा, हाँ गुलाम, गुलाम तो लगेगा ना, 1/4 और Q1 Q2, Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, Q0, और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ आ रहा है, डायग्राम देखकर बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दोनों चार्ज का डिस्टेंस देखो एक्स है, हाँ तो यहाँ तक का आएंगे, हाँ फॉर्मूले में आर होता है, लेकिन सिचुएशन क्या बड़ी लिखेंगे ना, बात समझ में आ रही। तो ये फोर्स लग गई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इस एफ की वैल्यू अब आप यहाँ रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तो पुट पुट द वैल्यू इन कहा, इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो जरा, तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या, इनटू में, तो ये अब क्या करूँ टोटल का, हमें टोटल वर्क चाहिए ना, तो आपको छोटा सा अगर वर्क पता है ना तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग, अब आप लिमिट बता देना मुझे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखो इसका देखो, जब देखो डब्ल्यू पर डी डब्ल्यू पर जैसे इंटीग्रेशन करोगे ये क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डब्ल्यू बन जाएगा ये, और इधर क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। यहाँ पर एक्स की हमें लिमिट पता है, जो मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था बेसिक में, कौन कौन था बेसिक में, आपके तुम थे नहीं थे, तो ये सिखाया था ना इंटीग्रेशन, हाँ। तो मैंने कहा था दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट में हमें लिमिट पता होती है, नॉन फाइनाइट में लिमिट नहीं पता होती, उससे कांस्टेंट लगा देते हैं, ये सब पता है। तो ये फाइनाइट इंटीग्रेशन क्योंकि हमें लिमिट पता है। बताओ क्या लिमिट होगी। आप कहां से कहां ला रहे हो चार्ज को, बी से ए। तो बी की लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट, मतलब डिस्टेंस बी पर कितनी है, यहां से देखो बी पर डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है, लेकिन माना क्या है इनफाइनाइट को हमने, एक्स माना, एक्स की वैल्यू रखी आप इनफाइनाइट। तो जो फाइनल लिमिट है हमारी जहां से हम ला रहे हैं उसको, वो कितनी है, एक्स। एक्स से ला रहे हो कहाँ, ए की डिस्टेंस कितनी है, आर, यानी एक्स से आर पर ला रहा हूँ, डिस्टेंस की टर्म अलग होगी। तो जो लिमिट होगी एक्स की वो कैसे होगी बताओ, एक्स से ला रहे हो कहाँ, आर पर। तो नीचे क्या आएगा, एक्स, और ऊपर क्या आएगा, एक्स पर है ना चार्ज, कहाँ ला रहे हो, आर पर। यहां से देखेंगे ओरिजिन से, ये ओरिजिन हमारा। तो एक्स से आर पर लाए लिमिट क्या होगी, एक्स से आर। आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आंसर। देखो जरा, बताओ ये एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, वहां पर इनफाइनाइट है ना, तो मैं एक्स के लिए क्या लिख दूंगा, इधर देखेंगे सब बोर्ड पर। हम वर्क निकाल रहे हैं इनफाइनाइट से आर तक लाने में चार्ज को, ठीक है ना। एक्स की जगह इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना, एक्स इनफाइनाइट को टेंस करेगा। तो इनफाइनाइट से आर तक लाने में वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। अंदर क्या वैल्यू लिखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। देखो करना क्या होता है इंटीग्रेशन में, जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है ना, पहले उनको हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जो चीज वेरी कर रही है उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो ये वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट होगी पूरी। चार्ज भी दोनों कैसे हैं, फिक्स है। ये तो वैल्यू ये थोड़ी ना बदल रहा है बार बार, ये बदलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, तो ये भी नहीं बदल रहा है। 2 क्यू नॉट और ये पूरी वैल्यू, और ये माइनस का साइन कहाँ जाएगा इंटीग्रेशन से, बाहर, अंदर केवल 1/x² हो जाएगा, उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो ये कुछ ऐसा हो देखो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आगे बाहर। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्यू क्यू नॉट को यहाँ लिख देता हूँ ना ऊपर के पास में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये ऐसे आ जाएगा, एक ही बात है ना? और ये इंटीग्रेशन में कौन बचा, इनफाइनाइट टू आर, और यहाँ बचा हमारा 1/x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको, बताओ क्या होगा, जितनी पावर होगी हाँ जी अपॉन में आ जाएगी, और लिमिट रख देंगे। बताया सही, लेकिन एक मिस्टेक करिए। हाँ भाई बता जरा, इंटीग्रेशन तो बहुत कराए मैं बेसिक में। क्या करते हैं इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला देखो समझ लो, ये फॉर्मूला ज्यादा लगेगा फिजिक्स में। मान लो एक्स की पावर है डीएक्स है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, आपने ऐड नहीं करा, और जो ऐड हुई हुई आई है ना पावर, उस पूरी पावर को नीचे लिखते हैं जो ऐड करके आया, ये ऐसे होता है इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट है तो लिमिट रख दो, वरना कांस्टेंट सी आता है, हमारे पास लिमिट है। तो देखो आप क्या करोगे, इसको ये ऊपर है ना, एक्स की पावर है ऊपर है, तो आप इस एक्स स्क्वायर को पहले ऊपर लेके जाओगे। तो जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर -2 और डीएक्स हो जाएगा। अब ये एन है पूरा का पूरा, तो क्या करोगे, एन में जोड़ोगे और उसको नीचे लिखोगे, तो ये आएगा -2 क्यू नॉट/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करोगे, एन में जोड़ोगे, यानी एक्स, बताओ ये जोड़ोगे कितना आएगा, -1 आएगा ना, प्लस करोगे तो और ये -1 ही कहाँ जाएगा फिर नीचे, और लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट से ऐसे होगा तो गया। इसको नहीं पता वो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेगा। अब देखो बाहर जो माइनस था ना वो अब कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर तुम यहाँ माइनस लेके नहीं चलते ना, तो ये माइनस कैंसिल नहीं हो पाता, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा बस, तो आंसर भी माइनस में आता, नेगेटिव पोटेंशियल आता। और दो चार्ज अगर पॉजिटिव नहीं है तो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल तब आता है जब ये पॉजिटिव हो और जिसको ला रहे हो वो कैसा हो, नेगेटिव, या ये नेगेटिव हो जिसको ला रहे हो वो क्या हो, पॉजिटिव, तब पोटेंशियल नेगेटिव आता है, अपोजिट चार्ज। तो चार्ज तो आपने सेम नहीं है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, है ना। तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस माइनस को जब बाहर लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्यू नॉट/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा इधर, इसको फिर से नीचे फेंक सकते हैं ना, 1/x इनफाइनाइट टू आर। अब लिमिट रखते हैं इसके अंदर, तो लिमिट कैसे रखते हैं बताओ, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ये भी सिखाया हमने लिमिट रखना भी।
कैसे रखोगे, टू टू नॉट बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखो। क्या करोगे, पहले अपर लिमिट रखो, यानी एक्स की जगह पहले आर रखो, तो हो जाएगा वन अपॉन आर, माइनस का साइन लगाओ, फिर एक्स की जगह क्या रखो, लोअर लिमिट यानी इनफाइनाइट, तो ये होगा वन अपॉन इंफिनिटी। बताओ वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, बताओ। जीरो होता है या जीरो को टेंस करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का, माइनस को भूल जाओ, वन अपॉन इंफिनिटी बताओ, जीरो होता है। नॉट डिफाइन कर देगा तो ये सब नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो तभी तो मैं तभी नॉट डिफाइन है तो हाँ जीरो। बताओ क्या होती है, पता नहीं कुछ होता है, पता नहीं। अरे यार पता क्यों नहीं, तो कई बार मैंने बताया होता है, नहीं बताया, हाँ बताया होगा यार, क्या बताया, देखो देखो क्या बताया, किसने भैया, हमारे पे मैथ वाले ने क्या बताया, तो भूल गए, लिखा हुआ है मतलब ये बताया तो क्यों होता है, बिल्कुल सही बताया, जीरो ही होता है, क्यों होता है जीरो बताया था, मैंने तो भूल गया पर कॉपी में लिखा था, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, चलो जीरो होता है, तो वन अपॉन आर माइनस जीरो, देखो जीरो में से किसी चीज को माइनस करते हो तो वही आ जाती है ना, अब याद रखना, इसको भी नोट कर लेना, वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, जीरो होता नहीं, देखो मैंने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, मैंने एरो लगाया है, इसको बोलते हैं टेंस करता है जीरो को, जीरो को टेंस करता है, मतलब ये जो वैल्यू है बहुत छोटी है, इसलिए जीरो को के बराबर ही हम कह देते हैं, मतलब बहुत छोटी वैल्यू को छोड़ देते हैं ना, देखो कैसे होती है छोटी है, देखो मान लो वन अपॉन टू लिखा है, तो ये हाफ है, वन अपॉन थ्री लिखा है तो ये वन का थर्ड पार्ट, और छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया ना ये लिखा है तो एक का फोर्थ पार्ट और छोटा हो गया, एक तीजा का फोर्थ पार्ट है ना, ये लिखा है तो एक तीजा का फिफ्थ पार्ट है और छोटा हो गया, ऐसे ही अगर ये वैल्यू बढ़ती जाए नीचे वाली, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, 40 होती जा रही है, और ऐसे ही मैंने लास्ट में डिवाइड हो दिया इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट मतलब इनफिनिट, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट, और इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट, इनफाइनाइट को ही नहीं जानते तो इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट कैसे करोगे, तो फिर उसको क्या करोगे आप, टेंस टू ऐसे आता है, इक्वल मत कर देना, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना ऐसे करके, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वैल्यू जीरो थोड़ी ना होगी, आठ तो होगा कुछ ना कुछ है ना, होगा ना। तो देखो ये आ गया हमारा वाला फॉर्मूला, अब इसका क्या है, W बराबर क्या है बताओ, टू, या ऐसे लिख दो इसको, वन कह दो अपनी जगह पर, लिया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अलग, और क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या, आर, ये क्या निकाल दिया आपने, वर्क डन निकाल दिया। अब मैंने कल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना ए पॉइंट पर, वो बराबर होगा वर्क डन और डिवाइडेड बाय जिसको ला रहे हो उसको डिवाइड करो, ये तो नहीं, क्यू नॉट को ला रहे हो तो क्यू नॉट लिखा, अब यहाँ डब्ल्यू की जगह जो डब्ल्यू आपने निकाला है ना उसको पुट कर लो, तो ये होगा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, देखो अब देखो ऐसे समझ लो, रखने से हो जाएगा बड़ा हुआ, जैसे इस वैल्यू को यहाँ रखोगे क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, जो बचा वो लिखना है ये, तो ये बचा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पोटेंशियल का, किसी भी चार्ज से अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, नोट करो। चलो फिर आज इसको करना है, घर पे जाके एक बार उससे ट्राई करना, पूरा फॉर्मूला ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है ये, आ जाता है एग्जाम में, और फिर कल हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ करके, है ना।